नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस व जीके के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। धमाकेदार वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो भी बच्चे जुड़ गए हैं वो सभी वीडियो को शेयर कर दो। फटाफट लाइक और शेयर का बटन ठोक दो जचा के दबा के। धमाकेदार वाले प्रश्न लेके आया हूं दोस्तों। आज आपको पूरी क्लास लेनी है और इन सभी प्रश्न को अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। धमाकेदार वाले प्रश्न। हाँ जी, देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों। हाँ जी, फर्स्ट प्रश्न है, शरीर का संतुलन कौन सा अंग बनाता है? धमाकेदार वाला प्रश्न। बताइए, हाथ, पैर, फेफड़े, मस्तिष्क। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि शरीर का संतुलन कौन सा अंग बनाता है, मस्तिष्क या ब्रेन? काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या दोस्तों, ये प्रश्न आपकी आर्मी के अंदर पूछा गया है क्या कि बताओ मस्तिष्क के क्या कार्य होते हैं? तो आपको मैं बता देता हूं मस्तिष्क के क्या क्या कार्य होते हैं। देखो, मस्तिष्क का कार्य होता है सोचना। ठीक है, सोचना और समझना, ये भी मस्तिष्क का कार्य तो होता है। हाँ जी, आपके अंदर ऐसा कोई ऑर्गन थोड़ी है जो सोचता अलग है समझता अलग है। ब्रेन करता है ये सारा काम, मस्तिष्क करता है। ठीक है, सोचना, समझना और इंपॉर्टेंट जैसे ताप का नियंत्रण, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसका नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क करता है, ताप का नियंत्रण। ठीक है, लो जी। कई बोलेंगे सर हाइपोथैलेमस करता है, तो लाला हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का ही तो भाग है। तो सोचना, समझना, ताप का नियंत्रण और इंपॉर्टेंट बात क्या, यादाश्त का नियंत्रण भी कौन करता है? यादाश्त का, हाँ जी, यादाश्त का नियंत्रण या यादाश्त का कंट्रोल कौन करता है? बताओ, ब्रेन करता है। काफी इंपॉर्टेंट बात। अब देखो, एक प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि बताओ निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का कार्य है? सोचना, समझना, ताप का नियंत्रण, यादाश्त रखना और उपयुक्त सभी। तो क्या आंसर लगाओगे? उपयुक्त सभी। काफी इंपॉर्टेंट बात है भाई। ठीक है, लो जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या, अरे मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे भावी फौजियों। मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो याद रख लेना, 1300 से 1350 ग्राम। 1300 से 1350 ग्राम होता है मस्तिष्क का औसत भार, वजन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना भाई। लो जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। धमाकेदार वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हो दोस्तों। और दोस्तों, मेरे को 4 साल हो गए आर्मी में पढ़ाते हुए और मेरे को रग रग का मालूम है कि क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो दोस्तों, इस बार बारी आपकी है। इन सभी प्रश्न को आप अपनी कॉपी के अंदर लिखें और बार बार रिवीजन लगाएं। और मेरे पढ़े हुए, देखो मेरे से पढ़ाए हुए सभी विद्यार्थी आर्मी जीडी, आर्मी टेक्निकल, आर्मी कलरक, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट, ठीक है, इन सब के अंदर मेरे से पढ़े हुए विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं दोस्तों। और वही बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो अच्छे से मेहनत करो दोस्तों, और ये इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। और साइंस में आपका इस बार एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और मैं जीके को और इंक्लूड कर लिया हूं, मैं जीके को और शामिल कर लिया हूं। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य है कि इस बार आपका जीके और साइंस का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो सारे भाई लोग। और जो भी बच्चे जुड़ गए हैं वो सारे फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, लाइक का बटन ठोक दो जचा के दबा के। धमाकेदार वाली क्लास। ठीक है, हाँ जी। देखो, प्रश्न संख्या सेकंड रीड करते हैं। हरित क्रांति का संबंध है, ऑप्शन देखते हैं, दुग्ध से, मत्स्य से, उर्वरक से और गेहूं से। तो बताओ हरित क्रांति का संबंध किससे है? बताओ मेरे प्यारे भावी फौजियों, हरित क्रांति का संबंध, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेरी नाइस। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो गेहूं से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि को जाना जाता है हरित क्रांति के नाम से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, अरे जो श्वेत क्रांति है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से या दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, पूछा जा सकता है कि बताइए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? हाँ जी, दुग्ध उत्पादन या दूध उत्पादन से। लो जी, मत्स्य, सर मत्स्य
मत्स्य पालन का संबंध किस क्रांति से? तो दोस्तों याद रख लेना, नीली क्रांति। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। धमाकेदार वाले प्रश्न, पूरे प्रश्न का ऑपरेशन कर दूंगा मैं दूसरे का। ठीक है, लो जी नेक्स्ट है उर्वरक, तो भूरी क्रांति। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, बताओ भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से। लो जी 4 बता दें, क्या बताओ? गेहूं का उत्पादन किससे संबंध है? हरित क्रांति से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, और मत्स्य पालन का नीली क्रांति से, और उर्वरक का भूरी क्रांति से। ठीक है, सारे प्रश्न याद कर लेना। और आपको यह भी याद रखना है, एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बताओ, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, और विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? याद कर लेना मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छालों, मेरी कालजे की कोरो, नॉर्मन बार्लोव। ठीक है, याद कर लेना भाई सारे। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन, और विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बार्लोव। ठीक है, सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है। लो जी नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3। देखो धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। प्रश्न संख्या 3 है, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन देखते हैं, टेंसले, बैटसन, लेमार्क व टेरविरेनस जॉनसन। तो दोस्तों इकोसिस्टम को हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो याद रखना है, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना है टेंसले ने। अरे किसने किया था? टेंसले ने। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न, अरे दोस्तों आपको याद रखना है, जो जेनेटिक शब्द है ना, जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बैट्सन ने। याद रख लेना भाई, जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बैट्सन ने। लो जी नेक्स्ट है जीव विज्ञान, जिसको आप बोलते हो बायोलॉजी। जीव विज्ञान जिसको क्या बोलते हो रे? बायोलॉजी। बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाती है। और इस जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क व टेरविरेनस ने। याद कर लेना भाई, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं आपको। ठीक है, हाँ जी, जो भी बच्चे जुड़े हैं क्लास को पूरी को देखना है, और लाइक और शेयर का बटन जच्चा के दबा के पेल दो दोस्तों, धमाकेदार वाली क्लास। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट है जीन शब्द का प्रयोग। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉनसन ने। सारे प्रश्न याद करने भाई। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। मैंने बताया, देखो रिवीजन एक बार और, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? टेंसले ने। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बैट्सन ने। जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क व टेरविरेनस ने। और जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉनसन ने। लो जी धमाकेदार वाले प्रश्न। इस बार सारे बच्चे जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं सभी को सिलेक्ट कराना है मेरे को, मेरा यही उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, हाँ जी बहुत बढ़िया। लो जी नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो जच्चा के दबा के। हाँ जी, और लाइक शेयर का बटन ठुकना, हाँ जी ठुकना चाहिए जच्चा के दबा के। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 रीड करते हैं। देखो, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, बताइए। ऑप्शन देखते हैं, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है कौन सा है? क्षोभ मंडल। ठीक है, तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखो मैं आपको बता देता हूं पृथ्वी के सबसे पास से सबसे पहले कौन सा है। देखो धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। सबसे पहले है क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल है? देखो यहां लिख देता हूं, याद भी करना है, क्षोभ मंडल। लो जी, उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में है समताप मंडल। कौन सा है? समताप मंडल। सारे प्रश्न याद करने। सबसे पहले पृथ्वी के निकट कौन सा है बताओ? क्षोभ मंडल। फिर कौन सा है? समताप मंडल। फिर कौन सा है? मध्य मंडल। कौन सा है दोस्तों? मध्य मंडल। ठीक है, लो जी नेक्स्ट उसके ऊपर, हाँ जी उसके ऊपर है आयन मंडल। कौन सा है दोस्तों? आयन मंडल। लो जी, उसके ऊपर कौन सा है? तो उसके ऊपर है दोस्तों वायुमंडल। कौन सा है? वायुमंडल। ठीक है, लो जी ये सारे मंडल आपको याद रखने, धमाकेदार वाले। एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा भाई। क्या? सबसे पहले
क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल। और क्षोभ मंडल को इंग्लिश में भी याद रखना है, कभी कभार दूसरा इंग्लिश में भी पूछ लेता है। तो क्षोभ मंडल को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रोपोस्फियर। अरे क्या बोला जाता है? हाँ जी, ट्रोपोस्फियर। क्या बोला जाता है दोस्तों? ट्रोपोस्फियर। याद कर लेना भाई, ठीक है। और सप्ताह मंडल को बोला जाता है स्ट्रेटोस्फियर। क्या बोला जाता है? स्ट्रेटोस्फियर। सारे याद करने हैं भाई, ठीक है। लो जी, स्ट्रेटोस्फियर इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मीजोस्फियर। हाँ जी, काफी इंपोर्टेंट बात है भाई, मीजोस्फियर। लो जी, मीजोस्फियर, ये 3 याद रख लेना। और आयन मंडल को बोला जाता है, काफी इंपोर्टेंट बात है, आयनोस्फीयर। और वायुमंडल को बोला जाता है एक्सोस्फीयर। तो याद रखने, ठीक है। अब क्या इंपोर्टेंट है दोस्तों? ये इंपोर्टेंट है कि जो आपका समताप मंडल है, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है, ठीक है, इसके अंदर पाई जाती है ओजोन परत। अरे क्या पाई जाती है? ओजोन परत। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या कि वायुमंडल के कौन से परत में ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है, कौन से मंडल में? तो समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत, ठीक है। यह इंग्लिश में पूछेगा स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, याद कर लेना। और ये ओजोन परत क्या कार्य करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। इसलिए इस ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षात्मक कवच भी कहा जाता है। सारे प्रश्न याद करने हैं, ठीक है। और ओजोन का सूत्र होता है O3। सारे प्रश्न भाई, एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है दोस्तों। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, खतरे के निशान किस रंग के होते हैं? ऑप्शन देखते हैं, पीला, लाल, हरा और काला। तो खतरे के निशान किस रंग के होते हैं दोस्तों? खतरे के निशान किस रंग के होते हैं? लाल रंग के। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। हाँ जी, प्रश्न संख्या 6। देखो प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ठीक है, प्रोटीन, फास्फोरस, कवक और मृदा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा रे? कवक होगा। क्यों? क्योंकि ये जैव मंडल का कौन सा घटक है? जैविक घटक है, ठीक है। प्रश्न हमारे को यही पूछा है कि कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देता हूं क्या। अरे आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, इकोसिस्टम जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, लाला ध्यान से समझना भाई, पारिस्थितिकी तंत्र जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम, ठीक है। ये जो पारिस्थितिकी तंत्र या जो इकोसिस्टम है ना, ये 2 घटकों से मिलकर बना है। कौन सा? एक तो जैविक घटक, ठीक है, जैविक घटक जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स, और एक होता है अजैविक घटक, ठीक है। कौन से घटक रहे? अजैविक घटक जिसको बोला जाता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। जितने भी समस्त सजीव, मतलब ये बताना चाह रहा हूं मैं, दोबारा बता देता हूं, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम 2 घटकों से मिलकर बना है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में समस्त सजीव, जितने भी सजीव हैं, चाहे से वो जीवाणु हो, विषाणु हो या सूक्ष्म जीव हो, समस्त सजीव ये आएंगे पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम में कौन से घटक के अंतर्गत? जैविक घटक में आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जैसे तापमान मान लीजिए, तापमान, ठीक है, जल मान लीजिए, ठीक है, प्रकाश मान लीजिए, मृदा, ठीक है, मृदा के बाद में जैसे प्रोटीन हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, प्रोटीन के बाद में फास्फोरस हो गया और मृदा हो गया। ये सारे कौन से घटक हैं? ये सारे कौन से घटक हैं दोस्तों? ये सारे अजैविक घटक हैं, ठीक है। तो देखो कवक, तो कवक तो जैविक घटक में आएगा ना। तो प्रश्न हमारे को यही पूछा है कि कौन जैव मंडल का अजैविक घटक है? नहीं है, ठीक है। धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई, याद कर लेना। तापमान, जल, प्रकाश, मृदा, प्रोटीन, फास्फोरस, ये सारे अजैविक घटक है। समस्त सजीव, जीवाणु, विषाणु, कवक, मनुष्य, ये पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के जैविक घटक में आते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट बात है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों। हाँ जी, बारूद एक प्रकार का है, धमाकेदार वाला प्रश्न। तत्व है, यौगिक है, अणु या मिश्रण? धमाकेदार वाला प्रश्न है भाई। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाफट, जचा के, दबा के। और दोस्तों अगर आपने वीडियो शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दो भाई, लाइक कर दो फटाफट। बहुत सारे बच्चे आप
हाँ जी, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं चैनल से, और भी बच्चों को जोड़ो, क्योंकि दोस्तों उद्देश्य यही है कि जो भी बच्चे जुड़ा, मेरे चैनल से जुड़ा, उसका भला होना चाहिए। ठीक है, तो बारूद एक प्रकार का क्या है बताओ, तत्व है, यौगिक है, अणु या मिश्रण। तो बारूद एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, डी हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो फटाफट। देखो बारूद एक प्रकार का मिश्रण है, और ये किससे मिलकर बना होता है, ये देखो गंधक, ठीक है, या कोयला, देखो गंधक, कोयला, और एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, गंधक, कोयला और पोटेशियम नाइट्रेट से मिलकर बना होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, बता दिया हूं क्या, कि ये जो आपका बारूद है, ये गंधक, कोयला या पोटेशियम नाइट्रेट तीनों से मिलकर बना होता है। और बारूद एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। और इस बारूद को गन पाउडर या ब्लैक पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पर्सन बता रहा हूं, ब्लैक पाउडर या गन पाउडर के नाम से भी जाना जाता है बारूद को। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है पर्सन संख्या 8। पर्सन संख्या 8 है दोस्तों, हाँ जी, देखो पर्सन संख्या 8 है, मुरेटिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुरेटिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अरे जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसी को क्या बोला जाता है, मुरेटिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोजन, हाँ जी, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड काफी इंपॉर्टेंट बात है, या हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl। ठीक है, ये एक ही बात है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत नहीं है। मुरेटिक एसिड होता है क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी याद कर लेना। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसी को क्या बोला जाता है, मुरेटिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड एक ही बात है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। अब एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4, जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों, गंधक का अम्ल भी बोला जाता है। इसको बैटरी एसिड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वाहनों की बैटरियों में कौन सा अम्ल काम में लिया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, और ये जो HCl है जिसको मुरेटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ये हमारे पाया जाता है कहाँ, आरनाल के अमाशय भाग में पाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट बात है। अरे नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3, याद कर लेना भाई। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HNO3। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ जी, इसको बोलते हैं शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। ठीक है, धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। ड्राई आइस या शुष्क बर्फ का रासायनिक फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2। लो जी, धमाकेदार वाले पर्सन, सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। ठीक है, अच्छे से मेहनत करनी है दोस्तों। लो जी, नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 9। देखो पर्सन संख्या 9 है, निम्न में से कौन सा ठोस ईंधन का उदाहरण है। देखो केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये तो द्रव ईंधन है तीनों। ठीक है, लो जी, जबकि जो आपका कोयला है ये किसका एग्जाम्पल है, ये ठोस ईंधन का उदाहरण है। सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन, हाँ जी। 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इंपोर्टेंट पर्सन है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 10। पर्सन संख्या 10 है मेरे प्यारे भावी फौजियों, फटाफट सारे जो भी बच्चे जुड़ गए हैं, हाँ जी, वीडियो को शेयर कर दो भाई, लाइक ठोक दो जचा के दबा के, और शेयर का बटन दबा दो सभी ग्रुप के अंदर। दोस्तों इस बार कुछ अच्छा करना है, अच्छे से मेहनत करनी है दोस्तों। एक मुनव्वर राणा का एक शेर है, क्या, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज में आवाज मिला ले, बस तू मेरी आवाज में आवाज मिला ले, फिर देख तेरी जिंदगी में क्या नहीं हो सकता। तो दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। इस बार साइंस और जीके के अंदर आपका एक भी पर्सन गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सन संख्या 10, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, गोबर गैस, CNG, एल्कोहल और हाइड्रोजन। तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाँ जी, फ्यूचर फ्यूल। लो जी, 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अब देखो गोबर गैस के अंदर मुख्यतः कौन सी गैस होती है, CH4 मीथेन। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी,
सीएनजी की फुल फॉर्म होती है, हाँ जी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। काफी इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये याद करना है आपको। लो जी, धमाकेदार वाले पर्सन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 11। देखो पर्सन संख्या 11 है दोस्तों, हाँ जी, पर्सन संख्या 11, पर्सन संख्या 11 है, मुलायम कोयला कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, एंथ्रोसाइट। तो मुलायम कोयला कौन सा है? तो मुलायम कोयला किसको कहा जाता है दोस्तों? बिटुमेनी को। ठीक है, बिटुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से भी जाना जाता है। तो 11वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बुरा कोयला भी याद रखना है, बुरा कोयला बोला जाता है लिग्नाइट को। ठीक है, लो जी, लिग्नाइट को बुरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, एंथ्रोसाइट कोयला होता है दोस्तों, ये उत्तम श्रेणी का कोयला होता है। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ किस कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? तो क्या बताओगे? एंथ्रोसाइट। कितनी होती है? लगभग 90 से 98%। ठीक है, लो जी। और सबसे कम कार्बन की मात्रा किस कोयले में होती है? पीट के अंदर। या निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा है? पीट है। ठीक है, निम्न श्रेणी का कोयला। लो जी, निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा है दोस्तों? निम्न श्रेणी का कोयला पीट, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की मात्रा लगभग 50 से 55% या 50 से 60% होती है। याद करना है भाई। ठीक है, इंपोर्टेंट पर्सन बता रहा हूं। सारे भाई लोग भाई वीडियो को ईमानदारी से शेयर करो। ठीक है, हाँ जी, वीडियो जाना चाहिए दोस्तों सभी के पास। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 12। देखो पर्सन संख्या 12 है, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? ऑप्शन देखते हैं, 56%, 46%, 30%, 50%। तो यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? 46%। धमाकेदार वाला पर्सन। ठीक है, लो जी, तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब यूरिया का सूत्र भी याद रख लेना। क्या? काफी इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं। यूरिया का सूत्र है NH2CO ठीक है, NH2CO और इसका रासायनिक नाम देखो, हाँ जी, इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों, याद करना है भाई, कार्बामाइड। ठीक है, इसको कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है। लो जी, नेक्स्ट एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन, प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया था। प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया। तीनों पर्सन आ सकते हैं भाई। और यूरिया का निर्माण मनुष्य के अंदर शरीर का कौन सा अंग करता है? बताओ, लीवर या यकृत। ये भी धमाकेदार वाला पर्सन है। सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन है मेरे प्यारे भाई फौजियों। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 13। देखो पर्सन संख्या 13 है, क्लोरीन गैस की खोज किसने की? ऑप्शन देखते हैं, प्रिस्टले, रदरफोर्ड, सीले, केवेंडिश। तो क्लोरीन गैस की खोज किसने की थी? रे सीले ने। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अरे ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले ने। याद रख लेना भाई, ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले ने की। नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की। नाइट्रोजन की खोज किसने की? हाँ जी, तो नाइट्रोजन की खोज की रदरफोर्ड ने। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो केवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज किसने की? केवेंडिश ने। लो जी, सारे पर्सन बता दिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 14। धमाकेदार वाले पर्सन है दोस्तों। पर्सन संख्या 14 है, सोरा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन देखते हैं, Na2CO3, MgOH का होल ट्वाइस, KNO3 और NaOH। तो सोरा का रासायनिक सूत्र क्या है? KNO3। काफी इंपोर्टेंट बात है भाई। ठीक है, तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपको याद रखना है, इस सोरा का जो रासायनिक नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट होता है दोस्तों। क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा पर्सन है, आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट और इंपोर्टेंट पर्सन क्या?
आपको याद रखना है इसको साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है, साल्ट पीटर, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है, KNO3, या जिसको पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लो जी, MgOH का होल ट्वाइस, धमाकेदार वाला प्रश्न दोस्तों। हाँ जी, इसको बोलते हैं, हाँ जी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लो जी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब सर इसमें धमाकेदार वाली क्या बात है, ये तो हमारे को ही पता है कि इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो दोस्तों इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। धमाकेदार वाला प्रश्न है भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। लो जी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और इसका उपयोग पेट में अम्लता को दूर करने में किया जाता है, मतलब इसका उपयोग होता है एंटासिड के रूप में। किसके रूप में, एंटासिड। मतलब एंटासिड का मतलब, हाँ जी, ये पेट में एसिड की मात्रा, अम्ल की मात्रा को कम करता है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। लो जी, नेक्स्ट है NaOH, इसको बोला जाता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, NaOH, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। Na2CO3 का मतलब सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। लो जी, ये होता है दोस्तों धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15, धमाकेदार वाले प्रश्न। देखो, मानव शरीर होता है, क्या होता है, चालक होता है, कुचालक होता है, ऊष्मारोधी होता है, या उपरोक्त सभी। तो मानव शरीर क्या होता है बताओ, चालक, विद्युत का, कुचालक या ऊष्मारोधी होता है। तो देखो, मानव शरीर विद्युत का क्या होता है, चालक होता है, काफी इंपोर्टेंट बात है। अरे आप जैसे वायर के कभी कभार अपन है ना कुछ डोरियां लगाते हैं, ठीक है, तो कभी कभार अपने करंट आता ना, तो करंट आता तभी तो हमारा बॉडी क्या है, विद्युत की क्या है, चालक है। और करंट नहीं आता तो हम तो ऐसे ही खेलते फिर तारों से। लो जी, ठीक है, तो मानव शरीर विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब कई बोलेंगे सर चालक कैसे, तो लाला मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, एक बार डोरी के हाथ लगा के देख लेना, ठीक है। अगर कुछ कुछ हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं चालक है तू, ठीक है, और नहीं हो रहा है तो फिर बनाता रहे माहौल। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या, हाँ जी, प्रश्न संख्या 16। देखो प्रश्न संख्या 16 है, शहद में मुख्यतः होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। तो शहद में मुख्यतः क्या होते हैं, तो दोस्तों शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट। लो जी, तो 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि शहद के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट में भी कौन, फ्रक्टोज। कौन होता है रे, फ्रक्टोज, ठीक है। यह फ्रक्टोज शहद में पाई जाने वाली शर्करा है, ठीक है। लो जी, और शहद एक ऐसा पदार्थ है दोस्तों जो कभी भी खराब नहीं होता है। लो जी, धमाकेदार वाली बात, ठीक है, याद कर लेना भाई। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17। देखो प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है। ऑप्शन देखते हैं, हीमोफीलिया, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, अरक्तता और ल्यूकेमिया। तो बताओ निम्न में से कौन सा वंशानुगत रोग या जन्मजात रोग है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, हीमोफीलिया। तो 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और आपको ये याद रखना है दोस्तों, हीमोफीलिया एक ऐसा वंशानुगत या जन्मजात रोग है या ऐसा आनुवंशिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है दोस्तों, धमाकेदार वाली बात है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि बताओ ऐसा कौन सा आनुवंशिक या वंशानुगत या जन्मजात रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो क्या बताओगे, हीमोफीलिया। काफी इंपोर्टेंट बात है। अरे ये ल्यूकेमिया क्या है, तो ल्यूकेमिया है दोस्तों रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर का प्रकार है ल्यूकेमिया, ठीक है। अरक्त का मतलब होता है खून की कमी, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है, अरक्तता या खून की कमी। लो जी, अब एक इंपोर्टेंट प्रश्न पूछ रहा हूं दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है। हाँ जी, ये प्रश्न आपके लिए धमाकेदार वाला प्रश्न है भाई कि निकट दृष्टि दोष या मायोपिया जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, इस दोष के निवारण हेतु कौन सा लेंस काम में लिया जाता है। फटाफट सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है, सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भाई कि निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है। देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है। बहुत बढ़िया, वेल डन, वेरी नाइस, शाबाश शेरो, बहुत बढ़िया।
हाँ जी, जो बच्चे कमेंट नहीं करे कमेंट कर दो भाई फटाफट। हाँ जी, शानदार वाली लाइव क्लास चल रही है आपके लिए, धमाकेदार वाले पर्सन याद करना है भाई। हाँ जी, सभी को कमेंट करना है, जो भी वीडियो अगर बाद में कोई देखता है तो उसको भी कमेंट करना है कि निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 18। देखो पर्सन संख्या 18 है, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक तत्वों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, अयस्क, खनिज, अमलगम और गैंग। काफी इंपोर्टेंट बात है दोस्तों। तो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक या तत्वों को क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट, ठीक है। लो जी, तो 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों। हाँ जी, अमलगम क्या होता है, अमलगम के अंदर क्या होता है, एक आधार धातु होती है पारा या मरकरी। ठीक है, पारा या मरकरी अगर किसी अदर धातु या अन्य धातु के साथ अगर मिश्रण बनाएगी तो उसको बोला जाता है अमलगम। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 19। देखो पर्सन संख्या 19 है, सबसे कठोर धातु है। ऑप्शन देखते हैं, टंगस्टन, प्लेटिनम, लिथियम और सोना। तो बताइए, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों। हाँ जी, धमाकेदार वाला पर्सन है भाई सबसे। हाँ जी, बताइए सबसे कठोर धातु कौन सी होती है। देखते हैं किस किस का कमेंट आ रहा है, फटाफट बताते रहो भाई, धमाकेदार वाले पर्सन है सारे ही। हाँ जी, देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, प्लेटिनम। बहुत बढ़िया। तो 19वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि प्लेटिनम का प्रतीक होता है Pt और इसका परमाणु क्रमांक होता है 78 होता है भाई, याद कर लेना। क्योंकि एक सेंटर के एग्जाम में पूछा गया था कि सोने का परमाणु क्रमांक कितना है, तो इस बार कुछ उल्टा सुल्टा पूछ सकता है, इसलिए याद रखना है दोस्तों क्या, कि प्लेटिनम का प्रतीक Pt होता है और इसका परमाणु क्रमांक 78 होता है। ठीक है, याद कर लेना भाई। नेक्स्ट है लिथियम। लिथियम का प्रतीक होता है Li और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम होती है। और लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। सोना, सोना का प्रतीक होता है Au और परमाणु क्रमांक होता है 79। ठीक है, 79। लो जी, टंगस्टन, धमाकेदार वाला, टंगस्टन का प्रतीक होता है W और ये सर्वाधिक गलनांक वाली धातु होती है। ठीक है, और इंपोर्टेंट बात क्या, इंपोर्टेंट बात यह, इस टंगस्टन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 74 होता है भाई, याद कर लेना। सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 20। पर्सन संख्या 20 है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा और नाइट्रोजन। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन, लगभग 65%। ठीक है, लो जी, तो 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। पर्सन संख्या 21। देखो धमाकेदार वाले पर्सन है भाई। पर्सन संख्या 21 है। हाँ जी, किसी वस्तु के विस्थापन की दर कहलाती है। ऑप्शन देखते हैं, चाल, वेग, त्वरण और गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों याद रखना है, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। ठीक है, तो 21वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है क्या, कि वेग एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। लो जी, नेक्स्ट आपको यह भी याद रखना है कि वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड। जो भी पर्सन बता रहा हूं याद कर लेना, सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन है। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। वेग एक सदिश राशि होती है और वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट देखो एक इंपोर्टेंट और बात बता देता हूं। सर ये चाल क्या होती है, तो चाल होती है दोस्तों, हाँ जी लिख लेना भाई, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। और चाल एक अदिश राशि होती है और चाल का ऐसा ही मात्रक भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और सर ये त्वरण क्या होता है, तो त्वरण भी याद कर लेना, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। और त्वरण एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में
गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है और गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर 1/2 mv²। इसका ये फॉर्मूला होता है, याद कर लेना, बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, लो जी, पूरे पर्सन का ऑपरेशन कर दिया मेरे प्यारे भावी फौजियों। पर्सन संख्या 22, देखो भारी मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, भारी पानी, ग्रेफाइट, फुलरीन और हीरा। तो भारी मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। तो 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हाँ जी, फटाफट शेयर का बटन दबाओ भाई, धमाकेदार वाले प्रश्न आपके लिए मैं लेके आया हूं दोस्तों। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर का बटन दबा दो सभी ग्रुप के अंदर, आपके पास जो भी ग्रुप है ईमानदारी से। और दोस्तों देखो, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, 500% का वीडियो अपलोड, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लो, पहला ही वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और ये 50% वाली टेस्ट सीरीज लेके आया हूं। तो जो नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और जब तक चलेगी जब तक आपकी एग्जाम है नहीं होगी। ठीक है, और इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर इन सभी प्रश्नों को तो अपनी कॉपी के अंदर लिख लेगा और बार बार रिवीजन लगाएगा तो 100% फौजी बनेगा। चाहे से तू किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, देश के किसी भी कोने में तैयारी कर रहा है। ठीक है, क्या आर्मी जीडी की तैयारी कर रहा है? बिल्कुल तेरे लिए उपयोगी है। आर्मी ट्रेडमैन की तैयारी कर रहा है? बिल्कुल उपयोगी है। टेक्निकल के लिए साइंस के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए तो मसाला है। ठीक है, तो सभी एग्जाम के लिए, टीए की तैयारी कर रहा है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आर्मी का ऐसा कोई ट्रेड नहीं है जिसके लिए ये पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप क्या करो, इनको लिखो और बार बार रिवीजन लगाओ। साइंस के लिए तो एक स्पेशल टेस्ट सीरीज भी चालू कर रखी है, जिसके 70 टेस्ट के वीडियो में हल करा चुका। आप प्ले लिस्ट में जाके देखो भाई, बहुत सारा मसाला पड़ा आपके लिए दोस्तों, मेहनत की गई है बहुत तगड़ी वाली। तो इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो 500% का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने देख लिया, एक बार और देख लेना भाई। ठीक है, पूरी साइंस का रिवीजन लग जाएगा, आपकी तैयारी का पता लग जाएगा किस प्रकार की तैयारी है। ठीक है, हाँ जी, तो देखो भारी मशीनों में घर्षण बल को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। अरे दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आर्मी में जो पूछा जाता है, अरे ग्रेफाइट किसका अपरूप है? ये कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप। सारे प्रश्न लिख देता हूं भाई, और ये और याद कर लेना क्या। हाँ जी, ये ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। और हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, लो जी, सारे प्रश्न याद करने। और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा होता है, याद कर लेना। भारी पानी का सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, रासायनिक नाम होता है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, देखो धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। प्रश्न संख्या 23 है दोस्तों, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को परिभाषित किया जा सकता है। धमाकेदार वाला प्रश्न है भाई। ठीक है, तो देखो कार्य, बल, संवेग, इनमें से कोई नहीं। तो किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को परिभाषित किया जा सकता है किससे? संवेग से। क्योंकि संवेग बराबर होता है P बराबर m इंटू वी। क्या होता है? m का मतलब द्रव्यमान और v का मतलब वेग। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। और p का मतलब क्या होता है? संवेग। तो संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? संवेग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। धमाकेदार वाली बात है। ठीक है, और कार्य का सूत्र होता है W बराबर, हाँ जी, F इंटू एस। ये भी याद कर लेना भाई। ठीक है, बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? कार्य होता है। और कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और क्या कार्य कौन सी राशि है? अदिश राशि है। सारे प्रश्न याद कर लेना भाई, इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा प्रश्न। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है दोस्तों, सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित करता है। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? ऊष्मा ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। तो सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो 24वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25। देखो प्रश्न संख्या 25 है, कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है? बोलते हैं ना रूम टेम्परेचर कितना होता है। अच्छा प्रश्न है भाई। 100 डिग्री सेल्सियस,
37 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 25वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रूम टेम्परेचर ये होता है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लो जी। तो साइंस के 25 इंपोर्टेंट प्रश्न हल करा दिए। वीडियो एक बार अगर आपने आधा देखा तो पूरा देख लेना भाई। ठीक है, और एक बार समझ में नहीं तो दोबारा देख लेना। बहुत शानदार वाले प्रश्न आपके लिए। ठीक है मेरे प्यारे भावी फौजियों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। देखो प्रश्न संख्या 26 है। अब जीके के प्रश्न स्टार्ट हो गए भाई। ठीक है, तो आप पहले तो क्या करो, फटाफट इस वीडियो को शेयर करो भाई, सारे भाई लोग। ठीक है, बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं। वेल डन, वेरी नाइस। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो देखो प्रश्न संख्या 26 रीड करते हैं भाई। फटाफट सारे भाई लोग वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो फटाफट। हाँ जी, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए साइंस और जीके का इस बार आपका। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 26 रीड करते हैं। भारत ने 2021 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। कई प्रजातियां क्या होती है, ध्यान कहाँ हो रहता है, फटती कहाँ हो रहता है। ऐसी प्रजातियों के ठंड होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, प्रश्न ध्यान से पढ़ना है जब अच्छे से तैयारी की है। तो भारत ने 2021 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? 74वां, 75वां, 76वां या 72वां? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई। तो भारत ने 2021 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? 76वां। काफी, 76वां या 75वां बताओ? 75वां मनाया था भाई। ठीक है, तो 26वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट बात है भाई। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो भाई फटाफट। हाँ जी, प्रश्न संख्या 27। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। 26 जुलाई, 28 जुलाई, 28 जनवरी, 26 अक्टूबर। तो दोस्तों आपको याद रखना है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। तो 27वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 है। हाँ जी, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन देखते हैं। समाचार दर्पण, दैनिक भाषा, बंगाल गजट, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। ठीक है, तो 28वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न जो आपको आर्मी की तैयारी कराने वाले किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखने को मिलेंगे, अलग और डिफरेंट, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29। देखो धमाकेदार वाले प्रश्न। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और गोल्फ। तो राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। ठीक है, तो 29वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? डी हो जाएगा। धमाकेदार वाले प्रश्न। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30। देखो प्रश्न संख्या 30 है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन देखते हैं। 10, 8, 12 और 9। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 30वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सारे इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 31। धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। प्रश्न संख्या 31 है। विश्व में मक्का सबसे ज्यादा कहां होता है? ऑप्शन देखते हैं। कनाडा, रूस, अमेरिका और चीन। तो विश्व में मक्का सबसे ज्यादा कहां होता है? अमेरिका के अंदर। तो 31वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32। देखो धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। नोबेल पुरस्कार दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर। धमाकेदार वाला प्रश्न। तो नोबेल पुरस्कार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। लो जी, तो 32वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33। हाँ जी, प्रश्न संख्या 33 है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। वैशाली, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, तो 33वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34। धमाकेदार वाले प्रश्न है मेरे प्यारे भावी फौजियों। हाँ जी, प्रश्न संख्या 34 है। मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में लिखे गए हैं? हाँ जी, भाग ए,
भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं और अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। वेल डन, वेरी नाइस। सभी शेयर का बटन भी दबाओ भाई, लाइक और शेयर का बटन ठोकना चाहिए दोस्तों। कम से कम 500 लाइक वीडियो पर आने चाहिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखते हैं सारे ईमानदारी से जो भी बच्चे जुड़े हैं, शेयर का बटन दबा दो ईमानदारी से। हाँ जी, मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में लिखे गए? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। अच्छे प्रश्न है। तो मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में लिखे गए हैं? भाग 3 के अंदर। ठीक है, तो 34वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35। देखो धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। प्रश्न संख्या 35 है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन देखते हैं, 261 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 1571 ईसा पूर्व और 268 ईसा पूर्व। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, लो जी, तो 35वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36। लो जी, प्रश्न संख्या 36 है, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और गुजरात। तो अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात के अंदर। लो जी, तो 36वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 37। लो जी, हाँ जी, प्रश्न संख्या 37 है, टीपू सुल्तान कहां का शासक था? ऑप्शन देखते हैं, कर्नाटक, बंगाल, मैसूर, हैदराबाद। तो टीपू सुल्तान कहां का शासक था रे? मैसूर का। लो जी, तो 37वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 38। धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। निम्न में से किसे संसद का शेर कहा जाता था? कहा जाता था। लो जी, ऑप्शन देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाला लाजपत राय, जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों आपको याद रखना है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को संसद का शेर कहा जाता था। ठीक है, तो 38वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे धमाकेदार वाले प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 39। बहुत बढ़िया, देखो प्रश्न संख्या 39 है, शून्य काल क्या है? संसद में प्रश्न काल के बाद का समय, सोने का समय, बिस्तर से उठने का समय, सुबह के 1 बजे। तो दोस्तों आपको याद रखना है, शून्य काल क्या होता है? संसद में प्रश्न काल के बाद का समय को शून्य काल बोला जाता है। तो 39वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लो जी, प्रश्न संख्या 40। देखो धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। प्रश्न संख्या 40 है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन देखते हैं, 2 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष और 3 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। तो 40वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 है, विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, इनमें से कोई नहीं। तो विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। तो 41वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42। देखो प्रश्न संख्या 42 धमाकेदार वाला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, 2005 में, 2000 में, 1900 में और 2019 में। तो दोस्तों धमाकेदार वाला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? ये सितंबर 2005 के अंदर पारित हुआ था। तो 42वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, ए हो जाएगा। और ये लागू, ये प्रारंभ कब हुआ था? ये आपको सभी भाई लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब प्रारंभ हुआ था। धमाकेदार वाला प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत कम बच्चों को याद रहते हैं, तो यही तो मेरिट लिस्ट बनाते हैं दोस्तों। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो फटाफट क्या कि ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम तो बना था सितंबर 2005 में, लेकिन ये प्रारंभ कब हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसका अब नाम हो गया मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको अगर याद नहीं है तो ये प्रारंभ हुआ था 2 फरवरी, हाँ जी 2 फरवरी 2006 के अंदर ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, याद करना है भाई। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 43।
देखो, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की मतलब दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किसमें है? स्टैचू ऑफ यूनिटी में। लो जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहनदास करमचंद गांधी, विनोबा भावे। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसकी प्रतिमा है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। काफी इंपोर्टेंट पर्सन। तो 43वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लो जी, प्रश्न संख्या 44 रीड करते हैं दोस्तों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, सर सैयद मोहम्मद। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, तो 44वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। प्रश्न संख्या 45 है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, पंजाब, त्रिपुरा। तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। तो 45वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे रीड करते हैं। प्रश्न संख्या 46 चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। मुंबई, पणजी, हैदराबाद, सिकंदराबाद। तो चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तो 46वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 धमाकेदार वाला प्रश्न है भाई। हाँ जी, देखो, भारत में रुपए 500 और रुपए 1000 के करेंसी नोट किस वर्ष में अमान्य घोषित किए गए थे? क्या प्रश्न है यार। ठीक है, धमाकेदार वाला प्रश्न। ऐसे प्रश्न आते हैं भाई, तो याद रखना है। 2001 में, 1998 में, 2016 में, 2019 में। तो भारत में रुपए 500 और रुपए 1000 के करेंसी नोट किस वर्ष में अमान्य घोषित किए गए थे? 2016 के अंदर। ठीक है, लो जी, तो 47वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पूरी तारीख बता देता हूं। 8 नवंबर 2016 को, हाँ जी, 8 नवंबर 2016 को ये अमान्य घोषित कर दिए गए थे। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 हवा महल कौन से शहर में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। आगरा, गुजरात, जयपुर और दिल्ली। तो हवा महल कौन से शहर में स्थित है? जयपुर में। तो 48वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 49 सत्य के प्रयोग की आत्मकथा है? नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी। तो दोस्तों सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 देखो, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। क्रेडिट कार्ड लेन देन, एटीएम लेन देन, पेटीएम, नगद लेन देन। तो कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? नगद लेन देन। ठीक है, तो 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जबकि क्रेडिट कार्ड लेन देन, एटीएम लेन देन, पेटीएम ये डिजिटल लेन देन के, ठीक है, एग्जाम्पल है। ये इनको हम दैनिक जीवन में भी, डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराए इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए साइंस और जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए, ये सभी वीडियो देखने वाले मेरे प्यारे भावी फौजी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए। और दोस्तों ऐसे ही धमाकेदार वाले वीडियो आपके लिए इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर कोई दोस्त चैनल पर नया है तो वह चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों ये स्पेशल टेस्ट सीरीज साइंस और जीके की, ये आपकी एग्जाम जब तक नहीं हो जाती तब तक चलती रहेगी। और इसमें इस प्रकार के प्रश्न लाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो इस बार साइंस और जीके का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ईमानदारी से सभी ग्रुपों के अंदर। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।